आपको क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत से संबंधित प्रश्नोत्तरी कराने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएगी। यदि आपको इसका सब्जेक्टिव मैटर चाहिए तो वो भी मैंने अपने चैनल पर पढ़ाया हुआ है। पहले सब्जेक्टिव मैटर को पढ़कर आप फिर इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस लगाना, आपके सारे सही हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है क्रोचे से संबंधित। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत से संबंधित प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है क्रोचे का जन्म कितनी ईस्वी में और कहाँ हुआ था। सबसे पहले तो हमसे इनका जन्म पूछा जा सकता है कि कौन सी ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था। तो जो क्रोचे थे इनका जन्म 1866 ईस्वी में इटली में हुआ था कि 1864 ईस्वी में इटली में हुआ था कि 1862 ईस्वी इटली में हुआ था। तो क्रोचे का जन्म गाइस हुआ था 1866 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, नेपल्स भी कहते हैं। यदि नेपल्स आ जाए तो वो भी ठीक है, क्योंकि ये इटली का ही कोई जगह है। तो क्रोचे का जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में इटली में, नेपल्स में। और इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 1952 ईस्वी में। निधन कब हुआ था इनका? 1952 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, इनमें कौन इटली के संसद एवं मंत्री हुए? इनमें से कौन थे जो इटली के संसद एवं मंत्री हुए? प्लेटो थे कि अरस्तु थे कि क्रोचे थे कि वजाइना थे? तो इनमें से कौन थे जो इटली के संसद एवं मंत्री हुए? वो कौन थे गाइस? वो क्रोचे थे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्रोचे थे, क्रोचे कौन थे? विशुद्ध कलावादी थे या विशुद्ध विज्ञानवादी थे? आपको पता है कि ये विज्ञानवादी तो थे ही नहीं क्रोचे, तो कौन थे? ये विशुद्ध कलावादी थे। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, कलावादी और विज्ञानवादी, या केवल सेकंड। तो इसका आंसर आएगा हमारा विशुद्ध कलावादी। क्रोचे कौन थे? विशुद्ध कलावादी थे। और इनका कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है? क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत प्रसिद्ध है। गाइस कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है? इनका अभिव्यंजनावाद सिद्धांत प्रसिद्ध है। और इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने आत्मवादी दर्शन के आधार पर किसकी व्याख्या की थी? सौंदर्य तत्व की व्याख्या की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रोचे की विश्व प्रसिद्ध रचना एस्थेटिक्स का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है? इनकी जो रचना थी उसका क्या नाम है? एस्थेटिक्स। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1902 ईस्वी है, 1904 है, 1905 है, या 1906 है? तो जो एस्थेटिक्स है इसका प्रकाशन वर्ष है 1902। हमको याद रखना है क्या है इसका प्रकाशन वर्ष? 1902 है। और ये जो क्रोचे थे ये कौन सी सदी के माने जाते हैं? 20वीं सदी के दार्शनिक माने जाते हैं। कौन सी सदी के माने जाते हैं? 20वीं सदी के दार्शनिकों में प्रमुख क्रोचे की लोकप्रियता का आधार क्या था? उनका अभिव्यंजनावाद सिद्धांत था। अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के साथ साथ उनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? एस्थेटिक्स थी, जो कि उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण था। इसका जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? 1902 ईस्वी में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, दो भागों में रचित रचना एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र है। दो भागों में जो रचित रचना एस्थेटिक्स है ये सौंदर्य शास्त्र है। ये क्या है? भाषण है कि निबंध है कि कविता है कि कहानी है? एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र क्या है? ये भाषण है कि निबंध है कि कविता है या कहानी है? तो गाइस ये क्या है? भाषण है। हमको याद रखना पड़ेगा। क्रोचे ने क्या किया था? 1900 ईस्वी में क्रोचे थे, उन्होंने 1900 ईस्वी में एक निबंध था उसका नाम था एस्थेटिक्स एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक्स शीर्षक से क्या किया था? उन्होंने एक निबंध लिखा था जिसका विस्तृत रूप हमको किसमें मिला था? एस्थेटिक्स के रूप में क्या थी? उनकी ये पुस्तक थी, जो कि कितने भागों में रचित थी? 2 भागों में रचित थी ये पुस्तक। इसका जो प्रथम भाग था उसमें तो था कि किसका वर्णन था? सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन था। और दूसरा भाग था उसमें क्या था? सौंदर्य शास्त्र का इतिहास था। ये इस पुस्तक के कितने भाग थे? 2 भाग थे। प्रथम भाग में क्या था? सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन था। और द्वितीय भाग में क्या था? सौंदर्य शास्त्र का इतिहास था। और ये जो पुस्तक है ना एस्थेटिक्स, ये कौन सी भाषा में रचित है? ये इतालवी भाषा में रचित है। हमसे पूछी जा सकती है इसकी भाषा, तो ये कौन सी भाषा में है? इतालवी भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा,
सहजानुभूति अभिव्यंजना आंतरिक प्रक्रिया है, यह किसका मत है। देखो क्वेश्चन थोड़ा इधर टाइप हो गया है। सहजानुभूति अभिव्यंजना आंतरिक प्रक्रिया है, यह किसका मत है। ये अरस्तु का है, प्लेटो का है या क्रोचे का है। तो ये गाइस किसका मत है, ये क्रोचे का मत है। वो क्या कहते हैं, सहजानुभूति अभिव्यंजना होती है वो क्या होती है, आंतरिक प्रक्रिया होती है। इस बात को कौन कहते हैं, क्रोचे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना का प्रेरक है। क्रोचे अभिव्यंजना का प्रेरक किसको मानते हैं, एनिमेशन को मानते हैं कि अंतःप्रज्ञा को मानते हैं कि कला को मानते हैं कि कलाकार को मानते हैं। क्रोचे जो हैं वो अभिव्यंजना का प्रेरक किसको मानते हैं, अंतःप्रज्ञा को मानते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा क्रोचे किसको मानते हैं, अंतःप्रज्ञा को मानते हैं। जो एथेटिक्स पुस्तक लिखी थी इसका प्रथम प्रकाशन आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट है, पेपर में आ सकता है। 1902 में इसका प्रकाशन हुआ था। जबकि इन्होंने जो नेपल्स में जो भाषण दिए थे उसका विस्तृत रूप हमको किस रूप में मिलता है, एथेटिक्स पुस्तक में मिलता है। और वो भाषण कितने थे, भाषणों की संख्या पूछी जा सकती है। इनके कितने भाषण थे, 3 भाषण थे। कितने भाषण थे इनके, 3 भाषण थे। अगला क्वेश्चन है मेरा, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे की रचना एथेटिक्स किस भाषा में रचित है। इसका आंसर मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि इनकी जो पुस्तक है एथेटिक्स, इसकी भाषा हमसे पूछी जा सकती है तो फ्रांसीसी है, इटालियन है कि जर्मनी है कि रसिया है। तो कौन सी भाषा है इनकी, इटालियन। क्योंकि ये कहाँ के थे, क्रोचे, क्रोचे कहाँ के थे, क्रोचे इटली के थे, नेपल्स के थे। तो इनकी जो एथेटिक्स किस भाषा में होगी, वो होगी इटालियन भाषा में। तो इनकी जो ये पुस्तक है ये किस भाषा में है, इटालियन में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, एस्थेटिक्स शब्द आई एस्थेटिक्स से निष्पादन शब्द है, यह किस भाषा का शब्द है, हमसे पूछा जा सकता है। इस भाषा, यह कौन सी भाषा का शब्द है। जो आई एस्थेटिक्स शब्द से ये जो निष्पादित हुआ है एस्थेटिक्स शब्द, ये किस भाषा का शब्द है, ग्रीक का है कि जर्मनी का है कि फ्रांसीसी का है। तो ये जो आई एस्थेटिक्स से निष्पादन शब्द है एस्थेटिक्स, ये किस भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और जबकि पुस्तक पूछी जाए किस भाषा में रचित है तो वो इटालियन भाषा में रचित मानी जाएगी। और जो एस्थेटिक्स शब्द है ये किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का शब्द है, क्योंकि ये आई एस्थेटिक्स से निष्पादित शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रोचे कला सर्जन की प्रक्रिया के कितने स्तर मानते हैं। हमको स्तर पूछे जा सकते हैं कि जो क्रोचे हैं वो कला सर्जन की प्रक्रिया के कितने स्तर मानते हैं, 3 मानते हैं, 4 मानते हैं, 5 मानते हैं या 7 मानते हैं। तो जो क्रोचे हैं वो कला सर्जन की प्रक्रिया के कितने स्तर मानते हैं गाइस, 4 स्तर मानते हैं। अच्छी तरह से याद कर लेना क्योंकि 4 स्तर हमसे पूछे जा सकते हैं कि क्रोचे के अनुसार कला सर्जन के कितने स्तर हैं। तो कितने स्तर हैं, 4 स्तर हैं। और वो मैं आपको बता देती हूँ 4 स्तर कौन कौन से हैं क्रोचे के अनुसार। पहला स्तर तो है कल्पना पर प्रभाव, कल्पना पर पड़ा प्रभाव। पहला स्तर कौन सा हो गया, कल्पना पर पड़ा प्रभाव। और दूसरा स्तर है उसका मानसिक रूपात्मक अथवा सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति, हम क्या कह सकते हैं, सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति। और जो तीसरा स्तर है वो इसका है सौंदर्य अनुभूति का आनंद किस प्रकार से होता है। और चौथा स्तर है कवि या कलाकार द्वारा स्थूल माध्यम, स्थूल माध्यम क्या हो सकते हैं, रंग, रेखा, स्वर, शब्द इत्यादि से जन साधारण तक संप्रेषण किस प्रकार से होता है। ये क्या है, इनके 4 स्तर हैं। क्रोचे कला सर्जन की प्रक्रिया के कितने स्तर मानते हैं, 4 स्तर मानते हैं। कौन कौन से मानते हैं हमको आना चाहिए। पहला स्तर है कल्पना पर पड़ा प्रभाव, दूसरा स्तर है उसका मानसिक रूपात्मक अथवा सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति, तीसरा स्तर है सौंदर्य अनुभूति का आनंद और चौथा स्तर है कवि या कलाकार द्वारा स्थूल माध्यम, रंग, रेखा, स्वर, शब्द इत्यादि से जन साधारण तक संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्रोचे का। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अभिव्यंजना इस तरह से लिखा जाता है,
इसमें छोटी ई की मात्रा आएगी। तो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? अरस्तु से, कुंतक से, शिवेंद्र से, भरत मुनि से। तो किससे जोड़ा जाता है? कुंतक के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत कुंतक के वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है। यह कथन संग्रहित है। यह कथन किसमें संग्रहित है कि क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत कुंतक के वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है? क्या चिंतामणि भाग 1 में है, भाग 2 में है, भाग 3 में है या भाग 4 में है? तो ये कथन संग्रहित है चिंतामणि भाग 2 में। किसमें संग्रहित है गाइस? चिंतामणि भाग 2 में संग्रहित है। हमसे पूछा जा सकता है किसमें संग्रहित है? चिंतामणि भाग 2 में। और अभिव्यंजनावाद सिद्धांत किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? कुंतक के वक्रोक्तिवाद से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना का अर्थ पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ क्या है? प्रकट करना है, रूप देना है या उपर्युक्त दोनों है या केवल एक है? तो क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना का अर्थ हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, क्योंकि उनके अनुसार प्रकट करना भी होता है और रूप देना भी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रोचे की दृष्टि में अभिव्यंजना ही कला है। सहजानुभूति क्या होती है? अभिव्यंजना का रूप होती है। सहजानुभूति का अर्थ है क्रोचे की दृष्टि में अभिव्यंजना ही कला है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो अभिव्यंजना को ही कला मानते हैं। और क्या कहते हैं? सहजानुभूति क्या होती है? अभिव्यंजना का रूप होती है। तो इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? सहजानुभूति का अर्थ आप क्या लगाते हो? अभिव्यक्ति कम होना, अभिव्यक्ति अधिक होना, उपर्युक्त दोनों, अभिव्यक्ति ना कम ना अधिक। तो इसका अर्थ क्या होगा? अभिव्यक्ति ना कम ना अधिक। ये कम है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अभिव्यक्ति ना कम ना अधिक। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिव्यंजनावाद सिद्धांत प्रेरक है। अभिव्यंजनावाद सिद्धांत किसका प्रेरक है? तो कलावाद का है कि बिंबवाद का है कि प्रभाववाद का है कि उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस उपर्युक्त सभी। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो अभिव्यंजनावाद सिद्धांत प्रेरक है वो बिंबवाद का भी है, प्रभाववाद का भी है, कलावाद का भी है। तो इसका आंसर आ जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में असंगत कथन है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? असंगत कथन पूछा जा रहा है कि अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? तो देखो, अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान है। यह एक मानसिक क्रिया और एक आध्यात्मिक क्रिया है। बिल्कुल सही बात है कि अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान है, यह एक मानसिक क्रिया और एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। ये कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, अभिव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है। सौंदर्य सफल अभिव्यंजना है। ये कथन भी सही है। अभिव्यंजना पूर्णतः आंतरिक वस्तु है। बिल्कुल आंतरिक वस्तु मानते हैं। कला का सर्जन ही नहीं, आस्वादन भी वैयक्तिक स्तर पर होता है। बिल्कुल क्रोचे किस स्तर पर मानते हैं? वैयक्तिक स्तर पर मानते हैं, सामाजिक स्तर पर नहीं मानते। ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना कि अभिव्यंजना क्या है क्रोचे के अनुसार? पूर्णतः आंतरिक वस्तु है। कला का सर्जन ही नहीं, आस्वादन भी कैसे स्तर पर होता है? वैयक्तिक स्तर पर होता है। फिर चौथा पॉइंट है, अभिव्यंजना अखंड है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभिव्यंजना अखंड होती है और उसे विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यही गलत है, उसे विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। केवल इसने नहीं नहीं लिखकर ये ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए आरपीएससी बिल्कुल माइनर सी गलती कर देती है और हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं। तो इसका आंसर ये ही गलत है, असंगत कथन, क्योंकि ये इधर तक तो उसने सही लिख दिया अभिव्यंजना अखंड है, लेकिन ये पंक्ति उसने गलत लिख दी कि उसे विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जबकि उसे विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखो 17 है, क्रोचे के अनुसार अमूर्त कला क्या होती है? हमसे पूछा जा सकता है कि क्रोचे के अनुसार अमूर्त कला क्या होती है? नैतिक बंधनों से मुक्त होती है कि नैतिक बंधनों से युक्त होती है या उपयुक्त दोनों? तो क्या होती है अमूर्त कला? नैतिक बंधनों से क्या होती है? मुक्त होती है। अमूर्त जो दिखाई नहीं देता है, तो वहां पर नैतिक बंधन कहाँ से आ जाएंगे? तो ये क्या होती है? नैतिक बंधनों से मुक्त होती है। मूर्त होता है दृश्यमान जगत और अमूर्त होता है जो हमको दिखाई नहीं देता, जिसकी कि हम केवल कल्पना करते हैं या विचार करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। तो वो क्या होती है? नैतिक बंधनों से मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो, क्रोचे के अनुसार सामान्य व्यक्ति और कलाकार की सहजानुभूति एक समान होती है, उसमें अगर अंतर होता है तो किसका होता है? क्रोचे क्या कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति और कलाकार की सहजानुभूति क्या होती है? एक समान होती है। ये किसके अनुसार है? क्रोचे के अनुसार। उसमें अगर अंतर होता है तो किसका होता है? अच्छा का
का, परिणाम का नहीं। परिमाण का अंतर होता है, गुण का नहीं। ये आंसर बिल्कुल सही है। उपयुक्त दोनों होगा नहीं, केवल कथन एक सही है ही नहीं। तो क्या आंसर आएगा? परिमाण का अंतर होता है, गुण का नहीं होता। क्रोची क्या कहते हैं? सामान्य व्यक्ति और कलाकार की सहज अनुभूति क्या होती है? एक समान होती है। उसमें अगर अंतर होता है तो वो परिमाण का होता है, गुण का नहीं होता। तो गाइस आज मैंने कितने क्वेश्चन बनाए हैं? 18 क्वेश्चन बनाए हैं क्रोचे में से। इसमें से और भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते, लेकिन मैं क्या है, और भी क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन इतने ही मुझ पर बन पाए। इसका मैं पार्ट 2 और लेकर आऊँगी, जिसमें कि मैं क्रोचे से जो क्वेश्चन मुझसे छूट गए हैं उसमें उसका जिक्र किया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरी अब क्या कोशिश रहेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देना, क्योंकि मैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर वर्क कर रही हूँ। जितने भी मुझ पे क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो आपके सामने सारे लेकर आऊँगी, और इसके अलावा सब्जेक्टिव मैटर भी मैं आपको बीच बीच में देती रहूँगी। अब मैंने सोचा है कि अब स्कूल लेक्चरर की तैयारी स्टार्ट कर दी जाएगी। उसमें सबसे पहले मैं सिलेबस के अनुसार चलूँगी। हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है, और जो हमारी गद्य पद व्याख्याएं जो दे रखी हैं, वो मेरी कोशिश रहेगी हिंदी साहित्य का इतिहास प्लस गद्य और पद की व्याख्याएं मैं साथ लेकर चलूँगी। एक दिन हिंदी साहित्य इतिहास की प्रश्नोत्तरी रहेगी, उससे अगले दिन गद्य या पद पाठ का पहले मैं आपको कहानियों को तो मैं आपको प्रश्नोत्तरी शैली से करा दूंगी, और जो हमारा पद पोर्शन है वो तो आपको पहले ही समझाना पड़ेगा। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन पसंद आए होंगे। थैंक यू गाइस।